डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के पोएम ट्रूथ को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, लेकिन उनकी पहुंचाई हुई तकलीफ़ सिर्फ जिस्मानी होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जिनकी पहुंचाई हुई तकलीफ़ हमको जिस्म पर नहीं पहुंचती, लेकिन हमारे जहन और दिमाग में होती है। और ऐसी ज़हनी तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ों में जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे अल्फाज, वर्ड्स या अल्फाजों के ज़रिए जो तकलीफ़ पहुंचाई जाती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है और उनका असर बहुत दिनों तक रहता है। तो इसी बात को पोएट बैरी वेड ने इस नज़्म ट्रूथ में बयान किया है। बैरी वेड के मुताबिक हमें अपने अल्फाजों को सही और दुरुस्त और मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस बात को पोएट कैसे बयान कर रहा है तो आइए देखते हैं। स्टिक एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन while words are ghosts that haunt me. Stick and stones may break my bones. मतलब स्टिक मतलब लकड़ी, स्टोन्स मतलब पत्थर और बोन्स मतलब हड्डियाँ। कि लकड़ी और पत्थर जो है तो वो मेरे हड्डियों को तोड़ सकते हैं, यानी लकड़ियों में और पत्थर से अगर किसी को मारा जाए तो उसको इतनी तकलीफ़ पहुंच सकती है कि उसकी हड्डियाँ तक टूट सकती है। बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी, लेकिन अल्फाजों में भी इतनी ताकत है कि वो मुझे तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। हर्ट कहते हैं तकलीफ़ पहुंचाना, लेकिन अल्फाज भी मुझे तकलीफ़ पहुंचाते हैं। यानी ये कि जो लकड़ियाँ है, पत्थर है, उनकी पहुंचाई हुई तकलीफ़ फ़िज़िकल होती है, जिस्मानी तौर पर उनकी तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन अल्फाजों की जो तकलीफ़ होती है तो वो मेंटली होती है, जहनी होती है। उनका असर जहन पर होता है। जो पहली लाइन है उसमें आप देख रहे हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, तो सा की आवाज़ को और बा की आवाज़ को रिपीट किया गया है। स्टिक्स एंड स्टोन्स ब्रेक बोन्स। तो अगर किसी लाइन में इस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए, यानी जब एक ही साउंड को रिपीटेडली यूज़ किया जाए तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज़ होता है। पहली लाइन में फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है इस तौर पर के सा और बा की आवाज़ को रिपीटेडली यूज़ किया गया है। अब देखते हैं तीसरी लाइन, स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। के पत्थर और लकड़ियाँ तो सिर्फ चमड़ी को तोड़ते हैं। स्किन कहते हैं हमारी जिल्द, चमड़ी। यानी इसकी पहुंचाई हुई जो तकलीफ़ है तो वो तो सिर्फ हमारे जिस्म पर लगती है। पत्थरों और लकड़ियों की पहुंचाई हुई तकलीफ हमारे सिर्फ जिस्म पर ही होती है। वाइल वर्ड्स आर घोस्ट्स दैट हॉन्ट मी, लेकिन अल्फाज ऐसे भूत है जो मुझे बार बार तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। हॉन्ट कहते हैं कि किसी भूत का बार बार तकलीफ पहुंचाना, परेशान करना। हॉन्टेड हाउस ऐसे घरों को कहते हैं जहाँ पे भूतों का बसेरा हो, जहाँ पे भूत बार बार आते जाते रहते हो। अब ये इस बात पे हमको इख्तलाफ हो सकता है कि भूत सही में होते हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पे शायर सिर्फ बात को समझाने के लिए इस बात को, भूतों का जिक्र यहाँ पे कर रहा है कि जिस तरह लोगों में मशहूर है कि भूत जब एक बार आ जाए तो वो बार बार परेशान करते रहते हैं, तो इसी तरह अल्फाज भी भूतों की तरह होते हैं कि जब वो एक बार किसी से मुंह से निकल जाए और किसी के लिए इस्तेमाल कर दिए जाए तो फिर वो भूत की तरह ही, किसी आसेब की तरह ही बार बार उसको परेशान करते रहते हैं। और जो उसको सुनने वाला होता है तो जब भी उसके जहन में वो अल्फाज आएंगे तब भी उसको उतनी ही तकलीफ होगी जितनी कि उसने पहली बार उसको सुनते वक्त हुई थी। तो यहाँ पे इसी बात को कह रहे हैं कि जो लकड़ियाँ होती है, पत्थर होती है, तो वो एक बार स्किन को, हमारे जिल्द को तकलीफ पहुँचा देती है, उसके बाद उसका ज़ख्म ख़त्म हो गया तो उनकी तकलीफ भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्फाजों के दिए हुए जो ज़ख्म होते हैं तो वो हर बार हमको उतनी ही तकलीफ पहुंचाते हैं जितनी पहली बार सुनते वक्त हुई थी। इसीलिए उनको घोष से तशबीह दिया है यहाँ पे शायर ने। स्लेंट एंड कर्व द फाउल वर्ड्स
टू pierce एन स्टिक इनसाइड मी। स्लैंट कहते हैं कि मुड़े झुके हुए, और कर्व कहते हैं कि मुड़े हुए, और स्वॉर्ड्स कहते हैं तलवारों को। पीर्स कहते हैं किसी चीज़ के अंदर सुराख करना, छेदना, बारीक सी चीज़ के ज़रिए किसी चीज़ के अंदर कोई सुराख करना। पीर्सिंग कहते हैं कि औरतें जब जेवर पहनने के लिए अपने नाक और अपने कान में जो सुराख कराती है तो उसको पीर्सिंग कहते हैं। और स्टिक कहते हैं कि किसी चीज़ में खुबना, घुसना, चुभना। के झुके हुए, अब हम यहाँ पे इसका तर्जुमा भी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्लैंट एंड कर्व द फॉरवर्ड वर्ड्स, ये झुके हुए और मुड़े हुए तलवारों से अल्फाज गिरते हैं। टू पीर्स, चुभने के लिए और खुबने के लिए मेरे अंदरून में, यानी जो अल्फाज जो टेढ़े मेढ़े तलवारों की तरह, जो टेढ़ी तलवारें होती है तो उन्हीं की तरह बिल्कुल गिरते हैं और मेरे अंदर वो चुभ जाते हैं, खुब जाते हैं, और उससे मुझे उतनी ही तकलीफ़ होती है जैसे कि किसी के अंदर कोई तलवार घुसा दी जाए, उसके अंदर तलवार से उसको मार दिया जाए। जिस तरह एक तलवार से किसी को स्टैब किया जाता है, उससे उसकी जितनी तकलीफ़ हो सकती है तो उतनी ही तकलीफ़ मुझे अल्फाजों के ज़रिए होती है। यानी अल्फाजों को लोग समझते हैं कि अल्फाज के जो ज़ख्म होते हैं तो वो बहुत हल्के होते हैं, लेकिन अल्फाजों के ज़ख्म भी उतने ही तकलीफ़देह और उतने ही शदीद होते हैं जितने कि किसी तलवार और चाकू के ज़रिए पहुँचाए हुए ज़ख्म। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी। बैट कहते हैं क्रिकेट का बैट या लकड़ी का टुकड़ा, और ब्रिक कहते हैं ईंट को, थ्रू कहते हैं कि अंदर, एक कहते हैं दर्द को, और बोन्स तो इससे पहले आ चुका है हड्डी। मोर्टिफाई मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना। के लकड़ियाँ और ईंटें तो हड्डियों के अंदर तक तकलीफ पहुंचा सकते हैं, दर्द पहुंचा सकते हैं। यानी अगर किसी को किसी बैट से मारा जाए, किसी ईंट से मारा जाए, तो हो सकता है कि उससे लगने वाली तकलीफ़ इतनी शदीद हो, इतनी सख्त हो कि उसकी हड्डियों तक में तकलीफ़ पहुंच जाए। लेकिन अल्फाज जो होते हैं तो मुझको शर्मिंदा कर देते हैं। बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी, कि मुझे अल्फाज शर्मिंदा कर देते हैं। यानी जो बैट है और ईंट है या ब्रिक्स है तो उसके ज़रिए जो पहुंचाई गई तकलीफ़ होती है तो वो हड्डी में पहुंच जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका असर ख़त्म होने लगता है, और जब उसके पहुंचाए हुए ज़ख्म भर जाते हैं तो उसकी तकलीफ़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन किसी के अल्फाजों के ज़रिए अगर किसी को शर्मिंदा किया जाए तो वो शर्मिंदगी उसके साथ ज़िंदगी भर बाकी रह सकती है, और उसके ज़रिए वो हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर शर्मिंदा होता रहे। तो इसीलिए यहाँ पे शायर बता रहा है कि अल्फाजों के ज़रिए पहुँचाई हुई तकलीफ़ किसी के साथ उसकी ज़िंदगी भर तक रह सकती है। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट इज़ टेंडर। पेन कहते हैं दर्द को, और स्कार कहते हैं कि किसी चीज़ के ज़रिए ज़ख्म का लग जाता है तो उसके बाद जो उसका निशान बाकी रहता है तो उसको कहते हैं स्कार। टेंडर कहते हैं नर्म और नाजुक को, के अल्फाजों के ज़रिए पहुँचाया हुआ दर्द ने अपना निशान छोड़ दिया है दिल और दिमाग पर, जो कि बहुत ही नर्म और नाजुक है। यानी अल्फाज जो अपना निशान छोड़ के चले जाते हैं तो वो कहाँ छोड़ते हैं, किसी जिस्म पर नहीं छोड़ते बल्कि दिल और दिमाग पे छोड़ते हैं, जो बहुत ही नर्म और नाजुक होते हैं। वो इतनी तकलीफ़ सहने के लायक और काबिल नहीं होते हैं, लेकिन लोग अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए हमको तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, और उन तकलीफ़ का जो असर होता है तो एक किसी ज़ख्म के ज़रिए पहुंचाए हुए निशान की तरह हमारे दिल व दिमाग पर बाकी रह जाता है, और ज़िंदगी भर के लिए हम उनको याद रखते हैं। और जब भी उन अल्फाजों को याद करते हैं तो हमको उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी कि पहली बार सुनते वक्त हुई थी। कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड इट्स वर्ड दैट आई रिमेंबर। ब्रूजेस कहते हैं खराशों को, हल्के से लगने वाले ज़ख्मों को, ऐसे ज़ख्म जो बहुत ज़्यादा गहरे ना हो। हील कहते हैं कि किसी ज़ख्म का भर जाना, और रिमेंबर कहते हैं कि याद रखना या याद करना। के कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड, जो कट लगे थे, बारीक और हल्के ज़ख्म लगे थे, खराशें आई थी, तो वो अब तो भर चुके, लेकिन वो अल्फाज है जिन्हें कि मैं अभी भी याद करता हूँ।
आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि लोगों के दरमियान जब झगड़े होते हैं तो उनके ज़ख्म तो 8-10 दिन के अंदर भर जाते हैं, लेकिन जो एक दूसरे को वो झगड़ा करते वक्त जो बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, झगड़ों के दौरान जिन अल्फाजों को, गालियों को बकते हैं, तो लोग उन्हें ज़िंदगी भर के लिए याद रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो ज़ख्म थे और ख़राशे थे वो तो अब भर चुके, और उनका जो दर्द था वो भी ख़त्म हो चुका, लेकिन वो अल्फाज है जिन्हें कि मैं अभी भी याद करता हूँ और उन्हें भी अभी भी याद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्फाजों के ज़रिए पहुँचाया हुआ ज़ख्म, अल्फाजों के ज़रिए पहुँचाए हुए दर्द और तकलीफ़ वो हमेशा बाकी रहती है। तो यहाँ पे जो पोएट है तो हमको इस पोएम के अंदर बता रहा है कि जब भी हम अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ कर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी नज़म के अंदर तो हमको ये बताया गया है, तो फिर नज़्म का या पोएम का नाम ट्रूथ क्यों है? तो मुझको लगता है कि 2 वजह से इस पोएम का नाम ट्रूथ है। इस पहली वजह ये है कि इस नज़्म में जो बात बताई जा रही तो वो एक ट्रूथ है, एक हकीकत है। इस नज़्म में जितनी बात, जो भी बात बताई गई कि हमको अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एक बार बोलने से पहले 2 बार 10 बार सोचना चाहिए, ताकि सामने वालों को हमारे अल्फाजों के ज़रिए तकलीफ़ ना पहुँचे। तो ये बात एक ट्रूथ और एक हकीकत है, इसलिए इस नज़्म का नाम ट्रूथ है। दूसरी बात जो हो सकती है, या दूसरी जो वजह हो सकती है जिस वजह से इसका नाम ट्रूथ रखा गया, तो वो ये हो सकती है कि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चे अल्फाज लोगों को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सच के नाम पे लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते फिरें। लोगों को हमेशा तकलीफ़ दे और ये बोले कि भाई सच तो कड़वा होता है। नहीं, सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन अखलाक भी कोई चीज़ होती है। जब भी लोगों को हम सच कहे तो इस तरीके से कहे कि उनको तकलीफ़ न पहुँचे, उसको शर्मिंदगी न महसूस हो, उसको कोई हज़ीमत न उठाना पड़े, उसको उसके ज़रिए कोई तकलीफ़ न पहुँचे। तो हमारे सच के ज़रिए भी किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रूथ पोएम के अंदर बैरी वेड ने यही बात हमको बताई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो बात बताई गई, जिस नज़म को हमने समझने की कोशिश की, वो आप लोगों ने समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।